नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी बिहार ऑडिट सर्विस, सीडीपीओ, बीपीएससी 67 या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल में ही बच्चे बार बार गलती करते हैं, कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं बहुत बच्चे। इसके कारण ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के VVIMCQ लिए गए हैं। जो सवाल आपको बार बार दिखेंगे, आप कितना जानते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं, अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, बहुत अच्छे सवाल हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इजी सवाल भी है और बहुत समझने वाला सवाल है। जो लोग समझ जाएंगे आंसर निकाल देंगे उसका। आइए देखें, थोड़ा डिटेल में भी देखते हुए चलें ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हो सके तो आप ही का फायदा होगा दोस्तों। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। 1868 में अपनी किताब पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई थी। ये किताब का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बना है। किनकी किताब है ये, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की। कब लिखे थे? 1868 में। ये भी सवाल बनता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा पूरी बातों को। इसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए देखें अगला सवाल। प्रछन्न बेरोजगारी का समान अर्थ है। प्रछन्न बेरोजगारी का समान अर्थ क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसी को प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। और भी दिखा देते हैं प्रछन्न बेरोजगारी क्या है। प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रछन्न बेरोजगारी के कारण क्या क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, सीमित पूंजी, श्रमिकों की अधिकता वाली अर्थव्यवस्था और बेहतर अवसरों के बारे में सीमित कौशल और ज्ञान। ये सब जो हैं प्रछन्न बेरोजगारी के कारण हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की प्रक्रिया किसे निर्दिष्ट करती है? खुले बाजार की प्रक्रिया जो है किसे निर्दिष्ट करती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की प्रक्रिया RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय निर्दिष्ट करती है। इसलिए बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार का तो पूछेगा ही, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जानना भी चाहिए आपको। बिहार में सर्वाधिक शाखा जो है भारतीय स्टेट बैंक की है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। हर जगह आप पंजाब नेशनल बैंक देखे होंगे, ज़्यादा बच्चे पंजाब नेशनल बैंक में ही मार देंगे, मगर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा सबसे ज़्यादा है बिहार में। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, निवेश जो है बढ़ेगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इजी और बहुत अच्छा सा सवाल है।
विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसके वर्तमान सीईओ कौन हैं? क्लॉस एम श्वाब। ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कब स्थापना हुई थी, इस पे भी सवाल बनता है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें, बहुत इजी सा सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल भी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 तक के लिए बनाया गया है। उसके अध्यक्ष श्री N.K. सिंह को बनाया गया है। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत दिनों से पूछा भी जा रहा है, आगे भी पूछा ही जाएगा जब तक वो रहेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। श्री N.K. सिंह। श्री Y.B. रेड्डी जो हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया किनके जगह N.K. सिंह बने हैं तो आप नाम ध्यान रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। रोहतास, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार में से न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। से भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। बहुत इजी सवाल है और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक के गवर्नर जो भी नए बनेंगे या जो भी एग्ज़ाम के समय रहेंगे उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। सवाल यहाँ से भी बार बार बनता है आरबीआई पर। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं शक्तिकांत दास हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो शायद सभी लोग जानते होंगे इस सवाल का जवाब। ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना ही लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। ये पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का संचालन होता था। योजना आयोग बंद कर दिया गया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया मोदी जी के राज में, सब लोग जानते होंगे। उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना बंद हो गया। लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑडिटर के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना पर 3-4 सवाल बने थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन जो है जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। बहुत बार ये सवाल दिखा गया है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा जो नहीं जानते हैं आप। ये देखिए अच्छा सवाल आ गया। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, उसमें कैसे निकाला जाता है? ये ऑडिटर के एग्जाम में भी पूछा था। मानव विकास सूचकांक जो है निकालने के लिए जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देखा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, ऑडिटर के एग्जाम में भी बना था। आइए देखें अगला सवाल। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का है, उसमें कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, मदड़िया, तेजड़िया या स्टैक में से दलाल जो हैं सट्टेबाज नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? कैसे प्रतिबिंबित होता है किसी देश का जीवन स्तर? किसी देश का जीवन स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय
यहाँ आप लिखा गया, आय होगा, आय से। ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय से, आंसर जो है बी होगा। प्रतिबंधित होता है जीवन स्तर, जितना आय होगा उसके अनुसार रहन सहन हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। जिसकी कम होगी आमदनी वो अपने उसमें जीवन यापन करेगा, जिसका ज़्यादा होगा गाड़ी बंगले में घूमेगा। आइए देखें अगला सवाल। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य है। विवाद से विश्वास योजना क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। विवाद से विश्वास योजना लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटारा, जो लोग पैसे लेकर नहीं देते हैं उनके निपटारे के लिए किया जाता है विवाद से विश्वास योजना। लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटाना। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटारा का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके तहत विवादित कर का 100% और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25% देकर लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत लोग पैसे लेकर आराम फरमा रहे होते हैं। इसी के निपटारा के लिए विवाद से विश्वास योजना चलाया गया है। आइए देखें अगला सवाल। अपेरी ऑन व्हील्स किसकी अनूठी पहल है? अपियरी ऑन व्हील्स जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पहल है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अपियरी ऑन व्हील्स, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी भारत में? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है अप्रैल 2000 में। ध्यान रखिएगा क्यों हुई थी, आइए डिटेल थोड़ा दिखा दें। भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा। आइए देखें अगला सवाल। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा सवाल है। भुगतान संतुलन, भुगतान मतलब लेन देन, तो भुगतान संतुलन आयात और निर्यात से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 20 सवाल आज कराए गए हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत अच्छे। डेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। डेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये प्रकाशित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान रखिएगा नाम। डेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों में कन्फ्यूजन के लिए दे दिया गया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित है डेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।